बैक टू अ डिफरेंट एंड अ लॉन्ग वीडियो। मैं इस बार इस वीडियो का टॉपिक रखूंगा गाड़ियों के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने एक टाटा कर्व खरीदी है जस्ट अभी, और लास्ट ईयर मैंने एक थार खरीदी थी, उसके बीच में एक हैरियर भी खरीदी थी, एक स्लाविया भी खरीदी थी। तो ये क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें, क्या क्या आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड देता हूँ अपनी नई गाड़ी का। ओके, तो मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे लेदर टच आ गया है, यहाँ पे ये सब भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे कार्बन फाइबर आ गया, एक एम्बियन लाइट भी है जो दिन में ऐसे पता नहीं चल रही, पूरी यहाँ तक है, रात में ये बहुत सुंदर लगती है। इंफोटेनमेंट बड़ा हो गया, हार्मन कार्डन का सिस्टम आ गया, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। यहाँ पे पीछे की बात करूं तो कुछ इस तरीके से, अब ये पॉलीथीन और ये सब हट जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे एक अपनी सनरूफ भी है ऊपर, जो कि काफी अच्छी खासी बड़ी है। देखते हैं, ये देखो इस तरीके से ये कुछ व्यू है यहाँ का, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, काफी पीछे तक है। चाहूं तो पूरी भी खोल सकता हूँ, ये इतनी हाफ ओपन होती है यहाँ पे। ओके, अब सनरूफ से बाहर तो निकलना नहीं है, कोई निब्बा निब्बी तो है नहीं हम लोग, है ना। और इसमें कुछ वॉइस कमांड्स भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सनरूफ खोल दे, इसको मैंने सनरूफ खोलने को बोला, इसने सनरूफ खोल दी तुरंत। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो चल रहे हैं आजकल। इनका कोई यूज ऑल्दो होता नहीं है, बट ठीक है, इट्स नाइस टू हैव देम। जब आपने पैसे दिए तो भाई कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप डिजर्व करते हो। सेकेंडली, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आ गया। ADAS इस मॉडल में नहीं है। ये मॉडल मुझे जो पड़ा है वो पड़ा है 17,25,000 के आसपास आई गेस। तो आप एक बेटर डील निकाल सकते हो अगर आपके शोरूम में जान पहचान है थोड़ी सी भी। और सेकेंडली, इसमें जो डिलीवरी है इस गाड़ी की, वो 2-3 महीने का वेटिंग टाइम है, उसके बाद डिलीवरी मिल रही लोगों को। लेकिन मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। मेरी बुकिंग डेट ये है और नेक्स्ट डे पे मुझे डिलीवरी मिल गई, जैसे उनके अकाउंट में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो गया, दैट्स इट। तो अगर आपकी सोर्स है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप 4-5 शोरूम में पता करो, जिसपे जो अवेलेबिलिटी होती है वेरिएंट की, वो आपको दे दी जाती है। सेकेंडली, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। एंड इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर 360 कैमरा का भी सपोर्ट है। आप पीछे देख रहे होगे, मेरी थार खड़ी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से 2D 3D सारे मोड से। और अगर आपको 3D कैमरा ऑन करना है, ये 360 डिग्री वाला, तो यहाँ पे एक बटन भी है डेडिकेटेड, जिसको आप ऑन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप इंडिकेटर देते हो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ये देखो राइट साइड का, तो यहीं पे आ जाएगा। इंफोटेनमेंट में भी आप ला सकते हो चाहो तो इसको, या यहाँ पे भी ला सकते हो। इसकी सारी सेटिंग्स इसके अंदर ही मिल जाएंगी आपको, दैट्स इट। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत मुझे अभी तक गाड़ी में लगी नहीं है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट है, इस तरीके से ओपन हो सकता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर इस मॉडल में नहीं है, ऑल्दो कारप्ले वायरलेस है, बट वायरलेस चार्जर इसमें नहीं दिया, वो इसके भी ऊपर वाले वेरिएंट में। इस तरीके से यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। और जब इस मोड्स को चेंज करते हैं तो एम्बियन लाइट का कलर भी चेंज होता है। जैसे इकोनॉमी मोड पे ग्रीन हो जाती है पहले इंडिकेशन के लिए, और स्पोर्ट्स मोड पे रेड हो जाती है, तो वो काफी अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इको ग्रीन हो गया, स्पोर्ट्स पे रेड हो गया, उसके बाद वापस से नॉर्मल कलर पे आ जाएगा जो आपने सेटिंग रख रखी है। यहाँ पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इंफोटेनमेंट में जाके। जैसे आप यहाँ पे गए, इसमें आप जाओगे मूड लाइटिंग पे, तो यहाँ पे ये सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी और इंफोटेनमेंट में बेसिक फीचर्स हैं जो सारे होते हैं, वो सारे इंफोटेनमेंट में कॉमन होते हैं, तो इसमें आई डोंट थिंक सो आपको बताने की कोई खास जरूरत है। एवरेज की बात करूँ तो अभी तो चली ही कितनी सी, फिलहाल 8 का एवरेज आ रहा है। ऑटोमेटिक गाड़ी, इससे ज्यादा का आएगा भी नहीं, बहुत ज्यादा। पहली सर्विस के बाद जब थोड़ा खुल जाएगा, मतलब पहली सर्विस भी मेजर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑयल वगैरह रिप्लेस होते हैं। स्टार्टिंग के 2 जो चेकअप वाली सर्विस होती है उनमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद जब मेजर सर्विस हो जाएगी तो ये 8 का बढ़ के 11-12 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाईवे पे हो सकता है 14 तक भी चला जाए, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 11-12 का एवरेज, दैट्स इट। ठीक है, तो ये रही बात इसकी। ओके, तो क्विक वॉक अराउंड आप लोगों ने देख लिया है। एक मैं आपको आर्मरेस्ट बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी इस वाले मॉडल के अंदर, क्योंकि पॉलिथीन तब तक हटी नहीं थी जब मैंने वॉक अराउंड वीडियो शूट करी थी। तो इस तरीके से इंटीरियर कुछ दिख रहा है, मस्त लग रहा है भाई। ये कलर बहुत जेन्युइन है। अगर आप इससे ऊपर वाले मॉडल में जाते हो टॉप में, तो उसमें एक वाइन कलर का इंटीरियर है। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मुझे वो कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि अगर गाड़ी बाहर से प्योर ग्रे है और अंदर खोलती वो रेडिश हो जाए तो आई डोंट लाइक इट। ये ब्लू और ग्रे के बीच का जो कलर है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। ओके, अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे भेजे। फर्स्ट क्वेश्चन है वीरू ठाकुर की तरफ से, जनरली हाउ कंफर्ट कैन बी डिफाइंड इनसाइड द कार। भाई देखो, आगे वाली सीट का तो कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही। मेरी हाइट 5'11" और हेडरूम बहुत ज़्यादा इनफ है। मैंने पीछे वाली सीट पे भी बैठ के देखा, मुझे वहाँ भी कोई ऐसे दिक्कत हुई नहीं। आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखोगे तो बोलेंगे कि भाई पीछे सीट का कंफर्ट कम है, आपका सिर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बिल्कुल ही 6 फुट के भी पार हो तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट आई डोंट थिंक सो। अगर 5'11" के आसपास का कोई बंदा है, कोई ऐसी दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे कंफर्ट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्वार अल नहाडी की तरफ से, भाई काफ़ी यूनिक नेम है आपका। What do you think about EV cars and your likes and dislike about EV cars and petrol cars? देखो भाई, EV में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोलो घर है जिसमें आप अपनी गाड़ी को खुद से चार्ज कर सकते हो, तो EV कार इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इशू कहाँ आएगा मैं बताऊँ आपको, कि अगर सपोज करो आपको, एक सेकेंड, 360 कैमरा एक्टिवेट हो गया, कोई साइड से निकला गाड़ी के, तो नाइस। अगर आप कहीं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाते हो, किसी बड़ी ट्रिप पे, डिस्टेंस आपका ज़्यादा है, तो वहाँ पे चार्जिंग का इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर।
वो इतनी नॉर्मल नहीं हुई है चीज़ें, आगे जाके हो जाए वेल एंड गुड। बट ईवी मैं फिर भी प्रेफर नहीं करूँगा इतनी आसानी से, बिकॉज मुझे गाड़ी की आवाज़ चाहिए, इंजन की आवाज़ चाहिए, थोड़ी फील तो आए चलाने में। ऑटोमेटिक भी बड़ी मुश्किल से ही खरीदी है मैंने। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों का था कि भाई जब आपको ऑटोमेटिक नहीं पसंद तो ऑटोमेटिक क्यों ली? क्योंकि मैनुअल से बदतमीजी करने के लिए मेरे पास थार है, उसको मैं बेचूंगा नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी, समझ रहे हो? तो जब मुझे ऑफ रोडिंग करनी होगी, जैसे थार देखो इस तरीके से ऑफ रोडिंग भाई पता ही नहीं चलती, कहीं चढ़ा दो आज तक कहीं नहीं फंसी वो गाड़ी, समझ रहे हो? बिल्कुल ही आप पहाड़ से कूदा दो तो अलग बात है, नहीं तो इतनी कोई ऐसी कंडीशन मुझे आज तक नहीं मिली जहाँ मेरी गाड़ी स्ट्रगल करी हो। 4 लो पे निकल जाती है हर जगह से। 4 लो भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में डालना पड़ता है जब गाड़ी 2 टायर पे नहीं निकल पाती, ठीक है। और एक आपने देखा होगा रॉक्स मैंने क्यों नहीं चूज करी, क्योंकि रॉक्स में एक डिफरेंशियल का इशू पूरे इंस्टाग्राम पे वायरल है, आई एम श्योर आपने देखा होगा अगर आप थोड़ा भी कार एंथुसियास्ट हो, कि उसके जो रियर टायर्स हैं वो अगर आप हाई आरपीएम में रिवर्स करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बाउंस करते हैं। तो मैंने अपनी 3 डोर थार में भी वो चीज़ करके देखी, मेरे में बिल्कुल भी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो वहीं पे मेरा डिसीजन बन गया था कि भाई मैं क्यों ही रिस्क लूँ, जब मेरे पैसे भी जा रहे हो मैं रिस्क भी लूँ। इवन इफ वो प्रॉब्लम हो ना हो डजंट मैटर, महिंद्रा की तरफ से क्लैरिटी आएगी क्या आएगी मुझे नहीं पता, बट जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कार है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में है, तो मैंने 4x4 डाल के भी देखा कि भाई मेरे रियर व्हील्स पे एंगेज हो जाए, तब भी वो बाउंस वाला कुछ नहीं है, बहुत ना के बराबर था, आप खुद देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, करेक्ट। तो इसलिए रॉक्स कैंसिल करके मैं थार पे रहा अपने 3 डोर वाली पे, उसको मैंने रिटेन करा। और जब मुझे ऑफ रोडिंग करनी होगी, मैनुअल के मजे लेने होंगे तो वो रहेगा, जब मेरा मन नहीं करेगा, कंफर्ट है या मैं किसी जाम वाली जगह पे जा रहा हूँ तो फिर मैं ऑटोमेटिक प्रेफर करूंगा यहाँ पे। उसके शेख सोहेल इज आस्किंग कार लेना जरूरी है क्या? भाई ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। बहुत पहले की बात है जब मेरे घर वाले भी कैब्स को प्रेफर करते थे कि भाई गाड़ी में इतना पैसे क्यों बसाए, ये क्यों करें, कैब्स है तो सही, बट कैब्स की हालत बहुत बुरी है। आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना हो आप जा ही नहीं सकते, कैब 10 बार कैंसिल होगी, उसके बाद कोई बंदा आएगा, उसके बाद ड्रामे करेगा, उससे डील करो, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को नहीं पसंद। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का ही पर्पज़ है तो मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगी गाड़ी लो, बट नॉर्मल गाड़ी जो आपके बजट में आ जाए वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपकी फैमिली का कंफर्ट है। बंदा काम करता है या कुछ भी करता है वो क्यों करता है? ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना सके, अपनी फैमिली की लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना सके। तो मेरे हिसाब से गाड़ी लेना इज अ गुड डिसीजन। भले ही डेप्रिशिएटिंग एसेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आई डोंट गिव अ, यू नो द वर्ड। तो लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, घर भी लेना चाहिए, गाड़ी भी लेनी चाहिए। घर तो जरूर लेना चाहिए, गाड़ी सेकेंडरी है, घर प्राइमरी है। सर आपने टाटा कर्व ही क्यों चूज़ करी, हैरियर क्यों नहीं ली? भाई हैरियर मेरे घर में ऑलरेडी है, मैंने आपको पहले ही बताया, और वो भी हैरियर भी ऑटोमेटिक है। वो बस ये है कि वो मैं अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर वाले यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे अपने लिए भी कुछ चाहिए था। अब दोबारा से हैरियर या सवारी तो लूंगा नहीं, क्योंकि दोनों वो ये कजिन भाई हैं, दोनों सेम ही गाड़ियाँ हैं, बस सवारी थोड़ी सी और बड़ी है और पीछे 7 सीटर का ऑप्शन आ जाता है, और अपना हैरियर तो वही है ही 5 सीटर, करेक्ट। और प्लस वो सिर्फ डीजल में है, तो पेट्रोल का ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता मुझे चाहिए थी पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि मेरी रनिंग इतनी गाड़ी की होती नहीं है। थार 2 साल में मेरी आएगा 13,500 14,000 के आसपास हो गई होगी अब जाके, पहले तो और मतलब 11,500-12,000 के आसपास ही चली थी बस, क्योंकि इतना कोई मेरा काम है नहीं गाड़ियों का। कहीं दूर जाना होता है तो वो फ्लाइट से जाया जाता है, तो फिर गाड़ी का तो यूज़ वहाँ पे बचता नहीं है, ठीक है। तो वो साल में 1 ट्रिप मार ली, 2 ट्रिप मार ली ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे गाड़ी यूज़ हो जाती है, वरना आसपास घर के वो घूमने के काम आती है मेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल के तरफ से, हाउ टू क्लीन कार ऑन डेली बेसिस, डू यू वॉश योर कार डेली, हाउ टू सेव कार फ्रॉम सोल मार्क स्क्रैचेस, car needs ceramic coating or PPF, last month I also purchased curve, that's why I'm asking, I don't know how to save original paint for years। देखो भाई मेरा अपनी थोड़ी सी अलग थिंकिंग आप कह सकते हो। मेरे हिसाब से जितनी PPF कोटिंग और ये सब होता है इसकी एज सच कोई वर्थ होती नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के स्क्रैच आएंगे तो वो PPF झेलेगी, ठीक है। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो PPF वैसे भी दम तोड़ देगी, पेंट फिर भी आपका डैमेज होगा, चलो थोड़ा कम डैमेज होगा मान लिया, लेकिन आप खुद सोचो अगर छोटे मोटे स्क्रैच हैं तो वो रबिंग पॉलिशिंग से भी निकल जाते हैं, अनटिल अनलेस बहुत ही बड़ा स्क्रैच हो जिसकी वजह से आपका ओरिजिनल पेंट थोड़ा सा वहाँ पे डैमेज होता है। दूसरा, अगर सपोज करो थोड़ी तेज लग गई गाड़ी तो वहाँ पे फिर भी रीपेंट आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे PPF हो चाहे ना हो। तो अप फ्रंट रिस्क लेके आप पहले ही उस पर 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दो, इससे कम में ढंग की PPF नहीं होती, कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो इतने लग जाते हैं। तो वो आपका डिसीजन है, मैं ये सब चीज़ें नहीं कराता। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर कुछ बहुत बड़ा डैमेज होगा तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस में कराओ, पेंट वो दोबारा से करके देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंडिया में ना जनता डरती है इंश्योरेंस लेने में, भाई डरो मत, जीरो डेप्थ का मतलब ये है कि कुछ भी बड़ा डैमेज हो तो वहाँ से कराओ, छोटा मोटा डैमेज हो भाई जो 1000-1500 में बाहर से सही हो जा रहा हो तो फाइल चार्ज आप 1000-1200 रुपये दोगे। एक डॉग निकल के गया है गाड़ी के साइड से, इन्हें पीप बीप करनी स्टार्ट कर दी तुरंत। देखो फीचर्स तो हैं गाड़ी में यार, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैं चला रहा हूँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो मेरे घर वाले चला रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की एज थोड़ी ज़्यादा है, वो अगर इसको चलाते हैं गाड़ी को तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे करने में, रिवर्स करने में क्या होता है ना, कई बार जैसे रोड पे कोई बाइक लगा गया, कोई गमला रखा है या कोई डॉग ही बैठा है, तो उन सबको बचाया जा सकता है बहुत ईजिली, खुद ही बता देती है गाड़ी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटा आंसर PPF और सिरेमिक के लिए। सेकेंडली
गाड़ी साफ करने वाला लगा हुआ है, हर जगह होता है, आप खुद भी कर सकते हो। मेरा ये है कि रोज़ गाड़ी साफ करने वाला करता है। अगर मैं किसी ट्रिप से आ रहा हूँ तो जो कार वॉशिंग वाले सेंटर्स होते हैं मैं वहाँ पे करा के लाता हूँ वो, क्योंकि वो अकेला इतना ढंग से कर नहीं पाएगा। तीसरी चीज़, जब मुझे ज़्यादा गंदी लगती है तो पाइप लेके मैं खुद से भी अपनी गाड़ी धो देता हूँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपको स्वर्ल मार्क्स और स्क्रैचेस से गाड़ी को बचाना है साफ़ करते हुए, तो अपने गाड़ी साफ़ करने वाले को या खुद से अगर आप कर रहे हो तो एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ उसको अलग ला के दे दो। वो मिलते हैं, सिग्नल्स पे भी मिलते हैं, ऑनलाइन ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। 40-50 रुपये का आता है, ऑरेंज कलर का कपड़ा, एक माइक्रो फाइबर। तो वो इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं करने देता अपनी गाड़ी को। दूसरा, जब गाड़ी पे मिट्टी ज़्यादा हो तो उस पर ड्राई क्लॉथ कभी भी नहीं मारना चाहिए, उससे स्क्रैच, वो डस्ट पार्टिकल ही स्क्रैच बना देते हैं। तो पहले पानी डालो, उसके बाद उसको साफ करो। अगर डायरेक्ट करोगे तो स्क्रैचेस प्रोन हो जाएगी गाड़ी। नेक्स्ट, जेक सली ने पूछा है व्हाट डिड यू चेक इन पीडीआई। देखो, पीडीआई का मतलब जिसको नहीं पता, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, कि डिलीवरी एक्सेप्ट करने से पहले गाड़ी में आप क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हो। तो एक सिंपल सजेशन है मेरा, एक वॉक अराउंड लो गाड़ी का, कोई डेंट स्क्रैच या कुछ ऐसा बेंड वेंड तो नहीं है गाड़ी में, बेसिक चीज़ वो देखो। दूसरी चीज़, पीडीआई का एक ओके वाला स्टिकर हर विंडशील्ड पे लगा होता है गाड़ी के जब आप डिलीवरी लेने जाते हो। तीसरी चीज़, अगर आप कोई एक्सटर्नल पीडीआई वाले हायर करते हो, आजकल ये भी बिजनेस अच्छा चल रहा है कि लोग क्या करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन हम करेंगे और हम अप्रूव करेंगे, तो आप उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करना, अगर कोई बड़ी दिक्कत होगी तो रिजेक्ट कर देना। तो एक तो वो उस पर आप जा सकते हो अगर आपको पसंद है कि बिल्कुल ही आप थोड़े पैरानॉइड हो। चौथी चीज़ जो मैं करता हूँ, जो जिससे भी मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मेरे जान पहचान में वहाँ पे लोग होते हैं जिन पे, मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि ह्यूमन कनेक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर ढंग के बंदे से आप गाड़ी लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो चीज़ फिल्टर आउट कर देगा, तो डैमेज के चांसेस या कोई बड़े इशू के चांसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे हो जाते हैं। तो आई प्रेफर ह्यूमन कनेक्शन, बट यू कैन गो फॉर द प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एक्सटर्नली एज वेल इफ यू डोंट हैव एनी कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्निल सुपेकर की तरफ से, हाउ इज द बिल्ड क्वालिटी। भाई टाटा है, बिल्ड क्वालिटी तो देखो अच्छी होती है, बट हाँ कहीं कहीं फिट एंड फिनिश के थोड़े थोड़े इशू हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो एक रबड़ का थोड़ा सा अनइवननेस थी, वो मैंने उसको बताई, तो साथ के साथ सही होगी। दूसरा, नंबर आएगा 10 से 15 दिन बाद, और आप इश्यूज ढूंढ सकते हो ऐसे टाइम में, और वहाँ पे जाके उनको बता सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। बाकी टाटा है तो छोटे मोटे पैनल गैप्स आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। पीछे बोनट पे हल्का सा कुछ है मेरे ख्याल से, जो हल्का सा गैप है, लेकिन वो भी ऐसा है कि बहुत इजीली फिक्स हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो हर जगह होता है, चलता है थोड़ा बहुत। कोई भी गाड़ी हो 100% परफेक्ट कभी नहीं मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हल्का फुल्का हर गाड़ी में होता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, परफेक्ट जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मनोज केम्भावी सिंह कितने में पड़ी। भाई मेरे को ये पड़ी है 17-25 के अराउंड की, ऑन रोड, ऑटोमेटिक, क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट, प्योर ग्रे कलर में, ठीक है। और उसमें बेसिक किट एक्सेसरी की फ्री में ऐड करवा दी थी उसने। नेक्स्ट, भाई मैं गया था देखने टाटा कर्व, मुझे 2 महीने की वेटिंग बताई और सिर्फ एक वेरिएंट मिल रहा था, वो भी टॉप। भाई ऐसा ही होता है मोस्टली, टॉप वेरिएंट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, और नीचे के वेरिएंट्स को वो लोग नहीं देना चाहते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो आपके घर के नियर बाय जितने शोरूम्स है सबको कॉल करो, उनसे पूछो किसके पास कौन सी स्टॉक में खड़ी है। मोस्टली क्या होता है, इनके जो बिल्कुल ही नियर बाय होंगे घर के, उन सबका तो एक ही वेयर हाउस होता है, वहीं से गाड़ी आ रही होती है। तो आप घर के आसपास वाले पहले पकड़ो, उनको कॉल करके पूछो भाई क्या अवेलेबिलिटी है, जो आपको वेरिएंट चाहिए उसके बारे में। और उसके बाद क्या करो, कहीं पे थोड़ा दूर फ़ोन करो घर से। जैसे कि मैं अपनी जो गाड़ी लेकर आया हूँ वो दिलशाद गार्डन साइड से लेकर आया हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉक में 8 गाड़ी खड़ी थी ऑलरेडी, और वो बंदा जो था उसने सीधा बोला कि भाई आओ ले जाओ, साथ के साथ ले जाओ। तो मैंने जिस दिन बुक करी अगले दिन मुझे गाड़ी की डिलीवरी मिल गई। और यही चीज़ अगर मैं अपने घर के पास से करता तो 1 महीने 2 महीने की वेटिंग बताई जा रही थी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो। और ये जान पहचान वाला बंदा है, वो पूरा सोर्स लगा के भी 1 महीने से पहले नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके पास स्टॉक में ही नहीं है गाड़ी। समझो, अगर किसी के पास स्टॉक नहीं है तो कहाँ से, घर से तो जेब से थोड़ी बना के दे देगा गाड़ी, है ना। स्टॉक में तो होनी चाहिए तभी तो आपके पास आएगी। तो जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल हो वहाँ पता करो, जान पहचान में कोई बंदा है तो वो जुगाड़ करवा सकता है आपकी। दैट्स इट। हरीश आर पाटिल इज सेइंग अबाउट टैक्सेशन। देखो, जब आप गाड़ी खरीदते हो ना, अगर आप अपने फर्म नेम पे लेते हो तो बेचते टाइम एक फॉर्म आपको फाइल करना होता है एक्स्ट्रा, कि कॉर्पोरेट वाला बंदा इंडिविजुअल को बेच रहा है, तो उसके लिए एक थोड़ी सी अलग फॉर्मेलिटी होती है, बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, इजीली डूएबल है। तो आप कॉर्पोरेट नेम पे इजीली खरीद सकते हो। या फिर अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और आप प्रोप्राइटरशिप रन कर रहे हो, तो आप अपने नाम पे भी गाड़ी ले सकते हो, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है। तब भी आपको डेप्रिसिएशन क्लेम मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन क्लेम आई गेस ईयरली होता है 15% के अराउंड का। तो जो आपकी कार की एक्स शोरूम वैल्यू है, आई गेस उस पर 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम आपको मिलेगा, उतना आपका टैक्स सेव हो जाएगा। तो गाड़ी में ये प्लस पॉइंट रहता है
कि डेप्रिशिएटिंग एसेट तो है लेकिन उतने में आप टैक्स बचा लोगे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ये हो गया आपका टैक्सेशन रिलेटेड, ठीक है, मोटा मोटा यही है। अगर आपके पास कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है तो आपको किसी और के नाम पे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसी के नाम पे लो जिससे आपको एटलीस्ट डेप्रिशिएशन क्लेम का बेनिफिट मिले। भाई क्यों छोड़ना है जरा सा भी आपको बेनिफिट, है ना, वैसे ही इतना टैक्स भर रहे हो इंडिया में। तो इस कार की कौन सी फीचर्स आपको सबसे अच्छी लगी? भाई मुझे ना इसके जो कूपे एसयूवी वाला डिज़ाइन है मुझे ये अच्छा लगा, और दूसरा इसके इंटीरियर का कलर मैंने आपको पहले ही बताया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। आप लोग खुद जाके चला के देखो, टेस्ट ड्राइव वैसे तो कर्व की मिलेगी ही नहीं इतनी आसानी से, अनटिल आप किसी को जानते हो। ईवी की दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्ट ड्राइव, पेट्रोल डीजल की नहीं मिली, क्योंकि लोग टेस्ट ड्राइव से पहले खरीद दे रहे हैं ब्रोशर देख के गाड़ी। तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाटा वालों के भी भाव बढ़े हुए हैं। टाटा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो थोड़ा सुधारो इस चीज़ को, गलत है, क्योंकि हर बंदा ऐसे नहीं होता कि बिना देखे ले लेगा गाड़ी, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। आई एम फ्रॉम कश्मीर, इज दिस कार स्टोन प्रूफ? राहुल जोशी, स्टोन प्रूफ तो भाई कोई भी गाड़ी नहीं है, और कश्मीर है तो बस बचाओ बचाओ चिल्लाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, सर वाई डू यू चूज़ निफ्टी 50 इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी? वो लाइव में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट, हाउ डू यू प्लान योर नेक्स्ट कार इफ़ यू ऑलरेडी हैव 2 and 3 एंड वाई? भाई देखो मैं कोई ऐसा प्लान नहीं करता। आप देखोगे कि टाटा कर्व है जैसे, तो ये नई आई थी, अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं ले आया, नहीं तो मुझे ऐसी कोई कार की नीड नहीं थी। थार से आई वॉज फुली सेटिस्फाइड। सेकेंडली, प्राइमरी कार मैं थार की तरह यूज़ कर रहा था, और अभी ये दोनों ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करूँगा, एक दिन कर्व एक दिन थार, या बाकी डिपेंड करेगा लंबी ड्यूरेशन पे जाना है, जाम वाली जगह पे जाना है तो ये जाएगी, और कहीं ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे जाना है या कहीं स्पीति वैली वगैरह जा रहा हूँ कहीं तो थार जाएगी। इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो प्लानिंग ऐसी कुछ नहीं होती, मेरा अगर कुछ पसंद आ जाता है तो मैं वो चीज़ ले आता हूँ, इतना अभी ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं चलता। जो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह दिखती है ना कि आइए कैलकुलेट करते हैं, अगर आपकी इतनी इनकम है, इतनी डाउन पेमेंट करता हो, इतना, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। और मैं कार्स पे कभी लोन भी नहीं लेता, जो लेता हूँ हमेशा कैश में लेता हूँ। लोन अगर लेना है तो होम लोन्स पे लो, वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको टैक्स का। गाड़ी पे लोन लोगे तो उल्टा आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट इज़ अ हेडेक। फिर बेचते टाइम फिर एनओसी लोगे बैंक से, लोन क्लियर करा के फिर उस चीज़ को लगाओगे, आई डोंट लाइक दैट। तो बाकी सबकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कोई प्लानिंग नहीं होती भाई, जो अच्छी लगती ले आता हूँ। टाटा की रिलायबिलिटी और उसकी सर्विस के बारे में बताओ, गुड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि भाई टाटा की तो सर्विस बड़ी गंदी है। भाई मेरे पास हैरियर भी है, उसकी मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार बस दिक्कत आई है, तो सोसाइटी में खड़ी थी किसी, और वहाँ पे डॉग्स ने आके नीचे से कोई तार वार काट दिए थे क्या, जिसकी वजह से क्रूज कंट्रोल बंद हो गया था, उसका चलना एरर शो करने लग गया था सिस्टम पे। खाली वहाँ मुझे प्रॉब्लम आई थी और वो भी रेक्टिफाई हो गया था, कुछ पार्ट नीचे से चेंज हुआ था और उसके बाद गाड़ी एक नंबर वापस से सही हो गई। मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, हो सकता है आपके घर के शोरूम की हालत ख़राब हो इसलिए आप परेशान हो, आप जाके देखो या कोई आपका फ्रेंड यूज़ करे उससे इनपुट लो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे घर के आसपास एनसीआर रीजन में जितने टाटा वाले हैं, 2-3 बड़े शोरूम्स है, एक साहिबाबाद साइड है आई गेस, और एक उधर है, जगह का नाम नहीं आता रहा, उसी के नियर बाय है। दोनों ही बहुत बढ़िया है, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से सब ओके था। आप खुद सोचो, एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई और गाड़ी में ले आया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ महिंद्रा की, तो महिंद्रा की डिलीवरी भी बहुत स्लो थी। दोपहर में जाके रात को डिलीवरी मिली थी, टाटा की आधे 1 घंटे के अंदर मिल गई थी मुझे, कोई ऐसे वेटिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजीली ये सब कुछ हो गया था स्मूथली। और दूसरा, महिंद्रा की सर्विस के टाइम पे मेरी स्टीयरिंग व्हील से कोई आवाज़ आ रही थी, भाई वो 5 बार में भी सही नहीं कर पाया उसको, और लास्ट में उन्होंने सॉल्यूशन किया था कि सर स्टीयरिंग व्हील ही चेंज होगा। मेरा भाई उसकी आवाज़ तुम्हें कट आवाज़ आ रही थी घुमाने में, बस मैंने कहा तुम उसको सही नहीं कर पा रहे, खोल के देख लिया, स्टीयरिंग व्हील निकाल के देख लिया, उन पर वो नहीं सही हुई, और लास्ट में वो घिस के खुद ही सही हो गई। बताओ, स्टीयरिंग व्हील चेंज करा लो। तो अब ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाऊँ तो मुझे महिंद्रा की सर्विस नहीं समझ में आ रही, लेकिन फिर भी मैं महिंद्रा की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, किसको क्या सही लगता है वो उस चीज़ पे डिसीजन ले सकता है। बाकी सर्विस कराओगे तो वो वर्कशॉप पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है, ब्रांड पे इतना डिपेंड नहीं करता। ब्रांड ने बंदे रखे हुए, वो बंदे कैसे हैं उन पर डिपेंड करता है ज़्यादा। ओके, सो आई गेस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही हो। अगर अच्छी लगी और कुछ ऐसी डिफरेंट वीडियोस भी आप मेरे से चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे टॉपिक बता सकते हो, उसको मैं आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस ऑन इट। मिलते हैं, लाइक शेयर सब कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।